नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी तुभ्यम किडू सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। मनोविज्ञान जो हमारा टॉपिक है उसको लेके मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत हमने इसके पहले जो मेरा पहला वीडियो था मनोविज्ञान एक परिचय, उसमें हम लोगों ने मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विकास क्रम और उसके परिभाषाओं के बारे में चर्चा किए हुए थे। अब हम लोग जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा तो उनमें कुछ वैज्ञानिकों जो मनोवैज्ञानिक थे उनका समूह मनोविज्ञान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया और उनका समूह मिलके एक नाम दिया गया उस समूह को, उसको कहा गया संप्रदाय। मित्रों, देखा होंगे आप पढ़ते समय जब भी कभी मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है तो उस वक्त उनको कहा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक इस संप्रदाय के हैं। तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इस अगर कोई मनोवैज्ञानिक है वो संरचनावाद से है संबंधित तो इसका मतलब क्या है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि अगर मनोवैज्ञानिक है वो संरचनावाद से संबंधित है तो संरचनावाद में क्या था, यानी उसका विचारधारा किससे संबंधित है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय क्या हुए। और हालांकि मनोविज्ञान में संप्रदाय तो बहुत ढेर सारे हुए, लेकिन हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से जितनी संप्रदाय संबंधित हैं जो प्रमुख हैं उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें जब सबसे पहला एक वर्ड आया संप्रदाय, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। तो संप्रदाय को समझने के लिए आप अगर किसी धार्मिक रूप से समझेंगे तो संप्रदाय अक्सर धार्मिक शब्द का इस्तेमाल माना जाता है, लेकिन हमारे मनोविज्ञान में जो संप्रदाय शब्द है वो एक समूह से लिया गया है। यानी कि अगर कुछ मनोवैज्ञानिकों का समूह है और एक विशेष प्रकार की विचारधारा पे वो काम कर रहा है तो उस समूह को, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहें, संप्रदाय कहें। तो मित्रों, हमारे मनोविज्ञान में जो सबसे पहला संप्रदाय आया वो आया संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक थे विलियम वुंट और टिचनर। मित्रों, विलियम वुंट का जैसे ही नाम आया होगा आपके दिमाग में ये जरूर क्लिक किया होगा, यदि आप हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे, कि ये किससे संबंधित थे। ये संबंधित थे चेतना के विज्ञान से। चेतना के विज्ञान से समर्थक थे, संबंधित थे। इन्होंने ही चेतना के विज्ञान को लेके आया था, अर्थात मनोविज्ञान को इन्होंने ही चेतना का विज्ञान कहा हुआ था। विलियम वुंट का जो संरचनावाद था उसके समर्थक हुए डेफार्ड और एडलर। इसके अंतर्गत इसका नाम संरचनावाद कैसे पड़ा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करें और इसमें होता क्या है उस पर चर्चा करें। तो विलियम वुंट जो है 1879 में लिपजिग नगर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की और वे मानते थे कि चेतना जो है वो मूर्त होती है, उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो विलियम वुंट ने चेतना को मूर्त मानते हुए उसकी संरचनाओं का अध्ययन करने लगे। अर्थात कि विलियम वुंट चेतना को एक मूर्त मानते हुए उनमें क्या क्या उसकी क्या संरचनाएं हैं, आंतरिक रूप से क्या संरचनाएं हैं, उसका अध्ययन करने लगे और इस प्रकार इसका नाम पड़ा संरचनावाद। धीरे धीरे वे विचारधाराओं की संरचना और चेतना की संरचना इस पे काम कर ही रहे थे और वे ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, चेतना की संरचना किस प्रकार से होती है। इन्हीं के एक साथी थे विलियम जेम्स। इन्होंने ये माना कि हमें चेतना की संरचनाओं को का अध्ययन न करते हुए चेतना किस प्रकार से कार्य करती है उसका अध्ययन करना चाहिए। अर्थात मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान माने विलियम वुंट और उस चेतना के विज्ञान के समर्थक ये भी थे, विलियम जेम्स भी थे। और उन्होंने ये कहा कि हमें चेतना के आंतरिक संरचना का अध्ययन न करते हुए हमें चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। और इस प्रकार विलियम जेम्स लेके आए प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद और कार्यवाद कौन लेके आया? विलियम जेम्स। और इसके समर्थन करता रॉलैंड एंजिल
जॉन ड्यूई, थॉर्नडाइक, हालांकि यहाँ कट का निशान लगा है, अर्थात थॉर्नडाइक पहले इसके समर्थन करता थे, लेकिन बाद में वे कहा चले गए, यहां, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और कैटल, ये वैज्ञानिक जो थे ये प्रकार्यवाद के संप्रदाय से जुड़े हुए थे। प्रकार्यवाद में क्या किया जाता था, जो हमारी चेतना है वो किस प्रकार से बाह्य रूप से कार्य करती है उसका अध्ययन किया जाता था, अर्थात प्रत्यक्षीकरण की बात यहां हुई। यहां किसकी बात हुई? प्रत्यक्षीकरण की बात हुई। प्रत्यक्षीकरण की यहां पे बात हुई, अर्थात चेतना किस प्रकार से प्रत्यक्ष करती है अपनी चीजों को, वो प्रकार्यवाद में बात किया गया। फिर इन दोनों के जो विवाद थे वो आगे बढ़े और दोनों को नकारते हुए जेबी वाटसन जब लेके आए व्यवहार का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को जब ये व्यवहार का विज्ञान कहे, तब जेबी वाटसन ही व्यवहारवाद लेके आए। मित्रों, यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, व्यवहारवाद के समर्थक स्किनर, हल, पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, ये सारे वैज्ञानिक थे। लेकिन जो मैकडूगल थे ये व्यवहार के विज्ञान के पहले ही यहां प्रयोजनवाद नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी। हालांकि जो प्रयोजनवाद था वो व्यवहारवाद में बाद में जाके बदल गया। और व्यवहारवाद क्या था? व्यवहारवाद जो था वो चेतना के आंतरिक और प्रत्यक्षीकरण दोनों का अध्ययन करता था। अर्थात व्यवहारवाद जो व्यक्ति है उसकी चेतना और प्रत्यक्षीकरण अर्थात व्यवहार का अध्ययन करता था। जैसे व्यवहारवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी वातावरण, अर्थात यदि कोई मनुष्य है वो वातावरण के द्वारा उद्दीपित होता है, यानी उसके अंदर कोई उद्दीपन का कार्य, वातावरण से कुछ उद्दीपन मिलता है तो वो उस अनुसार क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और उसी अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता था व्यवहारवाद में, जिसके प्रवर्तक कौन थे? जेबी वाटसन थे। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध संप्रदाय हुआ गेस्टाल्टवाद, जिसका एक नाम हुआ संज्ञानवाद तथा समग्रवाद। पहले हम इसका अध्ययन करते हैं गेस्टाल्ट क्या होता है, तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है संपूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है संपूर्ण या समग्र। अर्थात नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि गेस्टाल्टवाद में सारी चीजों को समाहित करते हुए हमें अध्ययन करना था। ठीक, मतलब कि हम आंतरिक, बाह्य, प्रत्यक्षीकरण, व्यवहार, संवेग तथा मनुष्य की जितनी भी इमोशंस, सारी चीजों का हम अध्ययन किसमें करते थे? गेस्टाल्टवाद में। तथा हमारी जो अनुक्रियाएं होती थी उनसे संबंधित अध्ययन, साथ ही साथ इन अनुक्रियाओं से किस प्रकार हम गत्यात्मक होते थे उसका अध्ययन, उस समस्त क्रियाओं का, व्यवहार का, चेतना का अध्ययन हम लोग गेस्टाल्टवाद में किए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? समग्रवाद पड़ा। तथा संज्ञान या संज्ञानवाद पड़ा। संज्ञान का अर्थ हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे देखेंगे तो हम उसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन किए थे अपने पिछले वीडियो में। इसके प्रवर्तक कौन हुए? इसके प्रवर्तक हुए मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर ने गेस्टाल्टवाद को लेके आए और इसके समर्थन करता हुए कर्ट लेविन, कर्ट कोफ्ता और कोहलर, ये जाना पहचाना नाम आपको लगा होगा क्योंकि आप इसके पहले पढ़े होंगे। हाँ जी, कोहलर जो थे वे गेस्टाल्टवादी थे। कर्ट लेविन एक सिद्धांत लेके आए थे गेस्टाल्टवाद के ही अंतर्गत, क्षेत्र का सिद्धांत। उसमें उन्होंने निर्धारित किया था कि जो मनुष्य है अगर हमें उसका अध्ययन करना हुआ है तो एक क्षेत्र के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उससे संबंधित अध्ययन करना होता है। जी हाँ मित्रों, तत्पश्चात एक और संप्रदाय आया, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय।
इसके प्रवर्तक हुए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नाम आप इसके पहले वाले वीडियो में सुने होंगे। सिगमंड फ्रायड क्या बताए, ये बताए कि हमारा जो मन होता है, मन, वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है चेतन अवस्था, दूसरा होता है अर्धचेतन अवस्था, तीसरा होता है अचेतन अवस्था। सिगमंड फ्रायड मन का अध्ययन करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए बहुत ही गहन अध्ययन इन्होंने किया और ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे जो मन होता है वो 3 अवस्थाओं में विभाजित होता है। ठीक, पहला चेतन अर्थात कॉन्शियस माइंड, दूसरा अर्धचेतन सब कॉन्शियस माइंड, तीसरा अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने बताया है। कौन बताया? सिगमंड फ्रायड। अब ये बताए कि ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो 90% भाग होता है, हमारे मन का 90% भाग होता है, वो होता है अचेतन अवस्था की, तथा 10% भाग जो होता है वो होता है चेतन अवस्था की। अर्धचेतन अवस्था चेतन और अचेतन के बीच की एक अवस्था होती है जो कुछ मिनटों के लिए होती है। जैसे अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो हमको बाद में भूल जाता है, तो वो अर्धचेतन अवस्था के कारण होता है। लेकिन यदि कोई जो अनुक्रियाएं हम करते हैं, ऑटोमेटिक जो चीजें हो जाती हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोई गर्म वस्तु हमको हाथ से छूने ही वाले होते हैं कि तुरंत हाथ अपने आप हट जाता है, अर्थात वो कैसे हुआ? वो अचेतन मन के कारण हुआ। और भी सारी जो अनुक्रियाएं होती हैं वो अचेतन मन के ही कारण होती है। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होना, ऑटोमेटिक खुश हो जाना, हंसना, रोना, गाना, ये सारी, स्वप्न देखना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो अचेतन अवस्था से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन चेतन अवस्था क्या होता है? चेतन अवस्था होता है जिसमें अगर कह सके हम एक भाषा में कि अगर मनुष्य जागृत अवस्था में है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं हमारी बातों को, हमारे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात क्या है? आप चेतन की अवस्था में है। यदि आप अच्छाई और बुराई के मध्य फैसला कर ले रहे हैं और बुराई, जो आपके अंदर बुराई नामक जो व्यवहार उत्पन्न हो रहा है उसको आप दबा रहे हैं और अच्छाई को आप बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें किससे होती हैं? चेतन अवस्था से होती हैं। और इसको और आगे बढ़ाते हुए फ्रायड ने बताया कि जो मनुष्य होती हैं उनके मन में 3 शक्तियां मुख्यतः पाई जाती हैं। पहला होता है इदम, दूसरा होता है अहम, और तीसरा होता है परम अहम। इदम, ईगो, सुपर ईगो। जी हाँ मित्रों, इदम जो होता है वो अनुवांशिक माना जाता है, साथ ही साथ ये जो मनुष्य की शक्ति होती है वे समस्त मनुष्यों के अंदर निहित होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी अनुक्रिया होती है, एक ऐसी मन स्थिति होती है जो सबके अंदर होती है। किसी के अंदर दबी अवस्था में होती है, किसी के अंदर उत्कृष्ट अवस्था में होती है, लेकिन होती सबके अंदर है। और अगर हम इदम की बात करें तो इसको फ्रायड ने बताया था कि ये क्या होती है? ये लिबिडो होती है। इसका नाम दिया था क्या? लिबिडो। अर्थात वासना या पैशन, वासना या पैशन जो मन स्थिति में उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है? वो इदम के द्वारा होता है। अर्थात ये आनंद की खोज करता है, सुख की खोज करता है। कौन? इदम। तत्पश्चात, और ये इसके पश्चात दूसरा जो आता है मस्तिष्क की शक्ति, वो होता है अहम। अहम जो होता है वो 2 प्रकार से
कार्य करता है। एक तो आपके मन स्थिति के अंदर अच्छाई और दूसरी बुराई, यानी दो शक्तियों का उद्गम करता है। एक जो अच्छी आदतें हैं उसकी और दूसरी जो बुरी आदतें हैं उसकी। लेकिन ये फैसला नहीं कर पाता है कि हमें क्या काम करना होगा, हम अच्छाई को आगे बढ़ाएं या बुराई को आगे बढ़ाएं। तत्पश्चात यदि मनुष्य के अंदर परम अहम उत्पन्न होता है तो ये फैसला कर लेता है कि हमें अच्छाई को आगे बढ़ाना है कि बुराई को आगे बढ़ाना है। अर्थात परम अहम जो शक्ति होती है हमारे मन की, वो ही फैसला करता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मित्रों, ये तीन चीजें हैं, जो तीन होती हैं, ये प्रमुख रूप से हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। हमारे मस्तिष्क की या मन की शक्तियां होती हैं। इसको कौन बताए? इसको सिगमंड फ्रायड बताए। पहला बताए इदम, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? लिबिडो। दूसरा अहम, तीसरा परम अहम। इसके समर्थनकर्ता कौन कौन हुए? एडलर और कार्ल जूंग। मित्रों, जो हमारा सबसे लास्ट शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ संप्रदाय आया, वो आया मानवतावाद संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हुए अब्राहम मैस्लो। अब मानवतावाद को आप समझने की कोशिश कीजिए। मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद अर्थात जो सब चीजों को मिला के एक अच्छा और भलाई का कार्य करता हो। आप अगर दैनिक जीवन में मानवतावाद का कहेंगे तो जो निष्पक्ष रूप से मानव की सेवा कर सके, वो यहां से आया मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय में एक सिद्धांत आया, मांग व आवश्यकता का सिद्धांत। इसके तहत क्या किया गया? 5 मांगों को रखा गया। पहला दैहिक एवं शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा का मांग, तीसरा समाज का मांग, चौथा सम्मान का मांग और पांचवा आत्मा सिद्धि का मांग। ये पांचों मांग मनुष्य के द्वारा हुई। तत्पश्चात मानवतावाद संप्रदाय आया। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखें कि हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख संप्रदाय हुए और उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए और उस संप्रदाय के अंतर्गत क्या क्या कार्य किया गया, उसको आज हम लोगों ने देखा। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि वे भी कंफ्यूज होते हैं कि जब भी किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम आता है तो उसके साथ में जुड़ा होता है कि ये गेस्टाल्टवादी हैं या ये प्रयोजनवादी हैं, ये व्यवहारवादी हैं। तो वो समझ ले इस चीज को। ये वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो जब भी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा तो आप जान अवश्य जाएंगे। साथ ही साथ इससे भी क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे केवीएस या डीएसएसबी के पेपर में, कभी कभी टेट के भी पेपर में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि एक संप्रदाय का नाम दे दिया रहेगा और दिया रहेगा कि ये संबंधित हैं। तो इस टाइप के भी प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।